नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर स्वागत है। आज हम पिछले पार्ट को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पिछले टॉपिक में पिछली वीडियो में हमने कवर किया था मून एंड इट्स डिफरेंट फेजेस। उसके बाद हमने किया था सेलेस्टियल बॉडीज़। उसके बाद हमने कॉन्स्टिलेशन भी किया था, फुल मून न्यू मून के बारे में पढ़ा था, प्लैनेट्स क्या होता है ये भी पढ़ा था। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इसमें बची हुई हैं। अगर आपको ये पार्ट हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पैनल के ऊपर पहुंच जाए और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाएँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। कल हमने पढ़ा था प्लैनेट के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर एक सन है और सन के साथ साथ 8 प्लैनेट्स और भी हैं और भी काफ़ी सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर घूमते रहते हैं, जैसे मीटियोर्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट हैं, प्लैनेट्स हैं। ये सभी के सभी घूमते रहते हैं। कोई फ्री स्टेट में घूमता है तो कोई सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और ये सारे के सारे मिलकर बन जाता है हमारा सोलर सिस्टम। और सन इसके सेंटर पॉइंट में होता है, केंद्र बिंदु में होता है, तो इसलिए जो सन है उसको हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता है, हेड ऑफ द सोलर फैमिली कहा जाता है। जैसे हम सबकी फैमिली में एक मुखिया होता है, एक हेड मेंबर होता है, चाहे वो हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, दादा हैं, दादी हैं, जो भी है, या हम खुद भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही पूरी जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर फैमिली बन जाती है, उसका जो हेड है, जो सेंटर है, वो है सन। तो आइए अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय सन, या हाउ कैन यू डिफाइन सन, या व्हाट डू यू मीन बाय सन, या ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द सन, इस टाइप से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे। तो इसके बारे में अगर आपको लिखना पड़ जाए, पेपर में आ जाए 1 या 2 नंबर में, तो क्या लिखोगे वो देखते हैं। तो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं पहले। सोलर सिस्टम मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं सौर मंडल। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। हमारा सूर्य, 8 ग्रह, हमारे जो सैटेलाइट यानी कि उपग्रह थे, उपग्रह के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा एक बार वो वीडियो पार्ट 1 को देखना ताकि आपको सैटेलाइट्स के बारे में समझ में आ जाए कि सैटेलाइट क्या होता है, कितने टाइप का होता है। वैसे मैं अभी ब्रीफली बता देता हूँ कि सैटेलाइट 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल, मैन मेड। डिटेल में अगर आपको जाना तो पार्ट 1 को एक बार जरूर देख लेना। तो सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड मतलब जो हमारे आसमान में घूमते रहते हैं, कोई फ्री स्टेट में भी घूमता है तो कोई सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। नोन एज, अब ये जो सेलेस्टियल बॉडीज थी वो कौन सी थी? एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स। एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स यानी कि उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, इनके बारे में भी पढ़ेंगे अभी हम आगे। फॉर्म द सोलर सिस्टम, ये सभी जब मिल जाते हैं और ये सभी मिलने के बाद बना देते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने बताया था, द सन इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। जो सन है ये सोलर फैमिली का क्या है? हेड है, मुखिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है। हु इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली या हु इज द हेड ऑफ सोलर सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? इन सभी क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सन। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है सन क्या होता है, सूर्य क्या है, जिसको हिंदी में सूरज भी कह देते हैं, रवि भी कह देते हैं, दिनकर भी कह देते हैं, भास्कर भी कह देते हैं, और भी बहुत सारे इसके सिनोनिम्स पर्यायवाची हैं। तो सन के बारे में भी देख लेते हैं, सन क्या है।
द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अभी अभी मैंने बताया था कि सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, बिल्कुल बीच में है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, कोई फ्री स्टेट में भी घूमती है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ हॉट गैसेज, एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये जो सन है हमारा, ये बहुत ही ज्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। इसमें जो हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो देखते हैं लाइक आर्गन, मीथेन, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, 0 पॉइंट समथिंग % होती है। लेकिन जो मेजर गैसेज हैं जिससे सन मिलकर बनता है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों गैसेज मिलती हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन करती है, उसी की वजह से यहाँ पर लाइट एमिट हो जाती है, टेम्परेचर यहाँ का इंक्रीज हो जाता है और उसी टेम्परेचर से कुछ हिस्सा हम अपने अर्थ पर रिसीव कर लेते हैं। जैसे अभी अगर आज की बात करें तो अभी 30-35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, तो ये हमारे सनलाइट की वजह से हुआ। सनलाइट जो हमारे अर्थ सरफेस पर रिसीव हुई उसी की वजह से हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ गया। ओके, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। हमारे जो सौर मंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें लाइट पहुंचाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है, उसको भी सन कहते हैं। क्योंकि अगर हम अपने 8 प्लैनेट्स की बातें करते हैं, चाहे हम वीनस की करते हैं या मरकरी की करते हैं या मार्स की करें या फिर अपने अर्थ की करें, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, किसी की भी अगर हम बात करते हैं, तो प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, तो फिर ये चमकते कैसे? हमें अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, या दिखाई देते कि देखो वो बुध है, वो शुक्र है, वो पृथ्वी है। वो कैसे दिखाई देता है? वो हमें सन की लाइट की वजह से दिखाई देता है। जैसे जैसे सनलाइट वहां पहुंचती है उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो चीजें हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। क्लियर? ओके, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है, 1 नंबर में आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि हमारा जो सन है वो हमारे अर्थ से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो ये लगभग लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से। कितनी दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर है हमारा अर्थ किससे, सॉरी हमारा सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब अब इतनी दूर है ये, अभी अभी हमने टेम्परेचर की बात की, सनलाइट की बात की, रिफ्लेक्शन की बात की, या यहाँ के टेम्परेचर जब मैंने बताया 30 से 35 डिग्री है, तो वो कैसे हुआ? जो सनलाइट जो हमने रिसीव की थी अर्थ सरफेस पे, उसमें को कितना टाइम लगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, द टाइम टेकन by the sunlight to reach at earth surface। अब कितना टाइम लगता है हमारी सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में? तो सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड। इसको कई कई बुक्स में ये 8 मिनट 13 सेकेंड भी लिखी हुई मिल सकती है, 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखी हुई मिल जाती है, 8 मिनट 16 सेकेंड भी मिल जाती है। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली इसकी बात करते हैं तो टाइम कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स। ये टाइम लगता है हमारी सनलाइट को हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी उसके बाद है प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, ओके।
आगे बढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स की डेफिनेशन मैंने पार्ट 1 में भी बताई थी, आज एक बार फिर देख लेते हैं। प्लैनेट की डेफिनेशन क्या है? सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिफाइन किया था। अर्थ और उसके साथ ही जो 7 प्लैनेट और हैं अर्थ के अलावा, टोटल मिला के 8 बनते हैं। तो उनकी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि वो अपनी लाइट से नहीं चमकते, उनका अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। वो किससे चमकते हैं? कहीं और से सोर्स लेते हैं लाइट का। कहीं और से क्या सोर्स है? अभी मैंने बताया था लाइट और हीट का सोर्स क्या है हमारे सोलर सिस्टम में? सन है। तो लाइट कहाँ से लेंगे? सन से लेंगे। अब वही डेफिनेशन इसके अंदर जोड़ देते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ऑन हीट। अपना कोई भी हीट नहीं है, अपना कोई टेम्परेचर नहीं है, वो चमकते हैं। तो किसकी वजह से चमकते हैं? वो दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। वो जो हमारे तारे हैं उनके प्रकाश की वजह से चमकते हैं, स्टार की लाइटिंग की वजह से चमकते हैं। और अभी हमने सन की बार बार हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा सन है ये भी एक स्टार है। और ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है या इसकी लाइट यहाँ पर क्यों मिलती है? क्योंकि ये हमारे अर्थ के सबसे नजदीक का तारा है। जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे सन से ज्यादा डिस्टेंस पर हैं। सन सबसे नजदीक है, इसलिए सन हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। सन की इतनी लाइट हमारे अर्थ सरफेस पर रिसीव हो जाती है कि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे अर्थ सरफेस पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करते हैं तो 1922 में अल अजीजिया नाम की एक जगह है, वहां पर 57.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अब तक का मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा है अल अजीजिया में। वो आगे हम कवर करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इस टाइप की जो भी चीजें हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्लैनेट्स कहेंगे, ग्रह कहेंगे। अब कितने ग्रह हैं वो देख लेते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं। और 8 प्लैनेट्स को अगर हम डिस्टेंस में बात करें, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आता है वीनस। सूर्य से जब हम दूर जाते जा रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पे आएगा वीनस। दूसरे पे सबसे पहले आएगा मरकरी, उसके बाद वीनस। तीसरे नंबर पे हमारा अपना ग्रह, अपना प्लेनेट जहां पर हम रहते हैं, अपनी प्यारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। फोर्थ पे आएगा मार्स, नेक्स्ट जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में आएगा हमारा नेपच्यून। तो पहला मरकरी यानी कि हिंदी में उसको कहेंगे बुध ग्रह, दूसरा वीनस जिसको हम कहेंगे शुक्र ग्रह, तीसरा अर्थ जिसको हिंदी में कहेंगे पृथ्वी, चौथा मार्स जिसको हम कहेंगे मंगल ग्रह, पांचवा जुपिटर जिसको हम कहेंगे बृहस्पति ग्रह, और छठा सैटर्न जिसको हम कहेंगे शनि ग्रह, सातवां यूरेनस जिसको हम कहेंगे अरुण, और आठवां वरुण जिसको नेपच्यून कहेंगे इंग्लिश में। तो ये दोनों ही भाई हैं, अरुण और वरुण। दोनों पहुंच जाते हैं कहां पर? स्कूल में। स्कूल का नाम क्या है? सैटर्न। पढ़ाने वाला कौन? जुपिटर। तो सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा? जुपिटर। सबसे छोटा कौन सा? मरकरी। तो ये हम देखेंगे अभी। अकॉर्डिंग टू, मैंने डिस्टेंस बताया, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इसको याद करने की एक ट्रिक दी गई है। बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसको कैसे सीरीज में याद रखें। ये आगे पीछे हो जाते हैं कई बार अरुण आगे आ जाता है, कई बार वरुण पीछे चला जाता है, तो ये चेंज हो जाते हैं। जैसे मरकरी, वीनस ये भी आगे पीछे हो जाते हैं, मार्स, अर्थ ये भी आगे पीछे हो जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न ये भी अपनी जगह चेंज कर जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। तो उसके लिए ट्रिक क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मेरी बहुत ही प्यारी मम्मी ने हमें क्या परोस दिया? नट्स परोस दिए। तो इसी से बन जाता है माई। माई में जो पहला लेटर है एम, एम से क्या बनता है? मरकरी। मरकरी यानी कि बुध ग्रह। वेरी, वेरी के वी से क्या बनेगा? वीनस। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। एफिशिएंट के ई से क्या बनेगा? अर्थ।
एफिशिएंट के ई से क्या बनेगा, अर्थ। उसके बाद मदर, अब देखो नाम ही इतना प्यारा है मदर, मदर से क्या बन गया, मार्स, मंगल, मंगलवार नहीं मंगल ग्रह। उसके बाद जस्ट, जस्ट में पहला लेटर क्या है, जे, और जे से क्या बनेगा, जुपिटर, जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। उसके बाद सर्ड, सर्ड में पहला लेटर क्या है, एस, एस से क्या बना, सैटर्न, और एस से ही क्या बनता है, शनि। यू, यू से यूरेनस, और यू को जब हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं तो कई बार उसको ए बोल देते हैं, जैसे अम्ब्रेला। तो ऐसे ही यूरेनस से क्या बना, यू से क्या बन गया, यूरेनस, और यूरेनस का मतलब अरुण। नट्स, अब नट्स खाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे नट्स खाने के लिए, नेपच्यून पे जाएंगे, वरुण के पास पहुंचेंगे। वो ही दोनों भाई थे, अपने पास नट्स लेके चलते थे स्कूल में। स्कूल का नाम क्या बताया था, सैटर्न। पढ़ाने वाला कौन था, जुपिटर। तो ये कहाँ पहुंच गए, सैटर्न के पास, स्कूल में पढ़ाने वाला जुपिटर। वहां पर उसको और भी साथी मिले, कौन कौन से, वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स। ये कौन बन गए, उसके क्लासमेट बन गए। तो वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर पढ़ाने वाला है, सैटर्न स्कूल का नाम है, यूरेनस और नेपच्यून ये पढ़ने वाले बच्चे बन गए। तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। All the 8 planets of the solar system moves around the sun in a fixed path. All the 8 planets of the solar system moves around the sun in a fixed path. जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट का अभी हमने जिक्र किया, सबके नाम मैंने बताए। तो आठों के आठों प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के चारों तरफ। ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि उनका पाथ क्या है। तो उनका पाथ क्या है, एलोंगेटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। द पाथ इज एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट भी कहते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उनका पाथ क्या है, उनका पाथ है एलोंगेटेड। क्लियर है इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने कुछ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, और ये फैक्ट्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं अभी। तो प्लैनेट्स के फैक्ट की बात हम कर रहे हैं। पहला प्लैनेट है हमारा मरकरी, मरकरी से ही बात करते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो मरकरी है वो हमारे सन के सबसे नजदीक तारा है, सॉरी सबसे नजदीक प्लैनेट है, और सबसे छोटा भी है। यहां पर इसी में ऐड करके मैं लिख देता हूं कि ये सबसे छोटा भी है। इट is the smallest planet. It is the smallest planet of the solar system. सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी, और मरकरी ही सबसे नजदीक भी है। अब कई बच्चों के दिमाग में अभी अभी बात आई होगी कि अगर ये सन के नजदीक है तो सबसे ज्यादा लाइट भी इसी के पास पहुंचेगी, आई ना। बिल्कुल सबके दिमाग में आई होगी कि मरकरी अगर सन के नजदीक है तो लाइट भी वहीं पहुंची होगी, सबसे गर्म भी वही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मरकरी के पास लाइट तो जाती है लेकिन वो सबसे गर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मरकरी जो प्लेनेट है इसका अपना कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है। वहां पर गैसेज की प्रेजेंस ना होने की वजह से टेम्परेचर हाई या लो नहीं होता, वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। दिन के टाइम पर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, रात के टाइम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये सबसे गर्म तो नहीं है। ये सबसे गर्म कहां पर होगा, जहां पर इन्वायरमेंट होगा। तो इन्वायरमेंट कहां है, उससे अगले वाले के पास। अगले वाला कौन सा है, वीनस। तो यहां अगला पॉइंट है, वीनस इज द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। जो वीनस है यानी कि शुक्र ग्रह है, वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह भी है और सबसे चमकीला ग्रह भी। सीधी सी बात है, अगर ग्रह गर्म है, कोई भी चीज अगर गर्म है तो वो चमकना शुरू कर देती। लाइट की अगर हम बात कर देते हैं, अंगारों की बात कर देते हैं, तो वो जितने ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जितनी ज्यादा उसकी गर्मी बढ़ेगी, उतनी ही दूर से चमकना शुरू हो जाता है। ओके, तीसरा है
अब देखो हमने अभी कितने प्लैनेट्स की बात की, 2 प्लैनेट की बात की, पहला मरकरी, दूसरा वीनस। तो इन दोनों प्लैनेट की अपना कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अभी हमने 2 की बात की है ना, मरकरी एंड वीनस, तो इन दोनों के पास अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा कहाँ पहुंचेगा? पहला चंद्रमा कहाँ पहुंचेगा? हमारी अपनी प्यारी पृथ्वी के पास। अभी हमने चंद्रयान लॉन्च किया है ना, चंदा मामा दूर के लेकिन अब आ गए नजदीक के, पड़ोस में ही रहने लगे। चंद्रयान छोड़ दिया हमने, पहुंचा दिया साउथ पोल पे। तो साउथ पोल पे पहुंचाने के बाद हम क्या बन गए? दुनिया के पहला देश बन गया जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो अब हम पहुंचेंगे चंद्रमा के पास। चंद्रमा पर पहुंचने से पहले हम कहाँ जाएंगे? अपनी प्यारी पृथ्वी के पास, अर्थ के पास। The Earth is the only planet where life is possible. अर्थ ही अकेला ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन संभव है। और जीवन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें सांस लेने के लिए एयर की जरूरत पड़ेगी, और खाने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ेगी, फूड की जरूरत पड़ेगी, ड्रिंक करने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ मिल जाती है? हमारी प्यारी पृथ्वी के पास, अर्थ के पास। इसलिए बाकी के अगर 8 प्लैनेट्स की हम बात करते हैं तो बाकी के 8 प्लैनेट पर ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, इसलिए वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी? कहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी? बाकी के जो 8 प्लैनेट्स है वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो कहां पर लाइफ पॉसिबल हो पाएगी? हमारी अर्थ के पास। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द अर्थ हैव ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी के पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, यानी कि चंद्रमा, चंदा मामा। ये हमारा क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। तो यहां मैंने लिख दिया द अर्थ हैव ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून। उसके बाद हम बात कर, और ये एक और बात मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें डाल देता हूं कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी दिखाई देती है? जैसे फैक्ट्स में कलर दिखाई दे रहा है, कैसा कलर है? नीला। तो हमारी अर्थ भी कैसी दिखाई दे रही है? नीली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो कलर ऑफ अर्थ क्या हो गया? ब्लू, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो पानी की वजह से अर्थ नीले रंग की है, नीले रंग की दिखाई देती है। यहां मैंने लिखा हुआ है इट इज ऑफ ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की उपस्थिति की वजह से हमारी जो अर्थ है वो नीले रंग की दिखाई देती है। उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने चौथे प्लेनेट के पास। सबसे पहले हमने पढ़ा मरकरी, दूसरे नंबर पे वीनस, तीसरे पे अपना प्लेनेट कौन सा? कौन सा? अर्थ। और अब हम कहां पहुंचे? मंगल के पास, मार्स के पास पहुंच गए। और मार्स कैसा कलर में दिखाई दे रहा है? मार्स दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसे गुस्से में है, लाल रंग का दिखाई देता है। जब भी कोई इंसान गुस्से में आ जाता है तो लाल चेहरा हो जाता है, ऐसा ही मार्स दिखाई देता है। लेकिन मार्स के लाल होने की वजह क्या है? उसके पीछे क्या वजह है कि लाल रंग का मंगल ग्रह दिखाई देता है? वो इसलिए कि वहां पर आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस है। आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ही मार्स प्लेनेट रेड कलर का दिखाई देता है। अब इसका मैं दूसरा एग्जांपल अगर लूं तो नॉर्मली आप सभी सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं। तो एप्पल जब आप खाते हैं तो उसको बाइट करने के बाद छोटा सा हिस्सा छोड़ देना, और कुछ मिनट के बाद जब आप एप्पल को देखोगे तो उसकी ऊपर की जो लेयर है वो धीरे धीरे रेड कलर की होनी शुरू हो जाती है। वो भी किसी की वजह से? आयरन की वजह से ही। तो सेम ऐसे ही हमारा जो मार्स है वो भी आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से लाल रंग का दिखाई देना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसके नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करते हैं, प्राकृतिक उपग्रह की बात करते हैं, तो नेचुरल सैटेलाइट्स कितने हैं हमारे मार्स के पास? हमारे अर्थ के पास देखो, वीनस की बात करें या मरकरी की बात करें, दोनों की बात करें तो कितने थे? 0, यानी कि अंडा, कुछ भी नहीं था। फिर हम आगे बढ़े, 0 के बाद क्या आएगा? 1। 1 कहां पर था? हमारी प्यारी पृथ्वी के पास। और 1 के बाद क्या आएगा? 2।
तो मंगल के पास कितने? 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। 2 नेचुरल सैटेलाइट के नाम क्या है ये पूछे जाते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा मार्स का नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स। तो नाम क्या क्या है दोनों नेचुरल सैटेलाइट के? पहला है फोबोस, दूसरा डिमोस। यहां मैं लिख देता हूं इसको। द मार्स इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से मार्स का जो कलर है वो लाल रंग का हो गया। एंड मार्स हैव ओनली 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, ये 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। अब ये जो चारों थे, ये जो चारों प्लेनेट हैं, मैं आगे बता देता हूं। चारों प्लेनेट जो हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा, सबसे पहले मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, फोर्थ वन मार्स। ये चारों के चारों इनर प्लेनेट के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। इनर प्लेनेट। और जो बाकी के जो 4 बच गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन चारों को हम आउटर प्लेनेट के नाम से जानते हैं। दूसरा इनको जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि ये गैसियस टाइप के प्लेनेट्स हैं, इसलिए उनको जोवियन बोल दिया जाता है। और ये अर्थ जैसे ही प्लेनेट्स हैं, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोल दिया जाता है। अब इनर और आउटर का क्या मतलब है? इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट दोनों के बीच में, अब देखो इनर प्लेनेट से जब हम लास्ट में पहुंचे तो लास्ट प्लेनेट कौन सा था जो अभी अभी हमने पढ़ा? मार्स। और जब उधर से आएंगे तो पहला प्लेनेट कौन सा पढ़ेंगे? जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में, मार्स और जुपिटर का जो एरिया है, उन दोनों के बीच में एक बेल्ट मिलती है। उस बेल्ट को बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। और एस्ट्रॉयड बेल्ट इन दोनों को डिवाइड कर देती है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले वाले इनर प्लेनेट, उससे बाद वाले आउटर प्लेनेट। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा, इतना बड़ा है कि अगर इसके नेचुरल सैटेलाइट्स की भी बात हम करें तो उनका जो नेचुरल सैटेलाइट, सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमीड, वो भी हमारे अर्थ से, मार्स से, वीनस से, जुपिटर और ये मरकरी से, इन चारों से भी बड़ा है। अकेला नेचुरल सैटेलाइट यानी कि उसका जो मून है जिसका नाम है गैनीमीड, वो हमारे इनर प्लैनेट्स में जो सबसे बड़ा प्लैनेट है जिसको हम अर्थ बोलते हैं, उससे भी बड़ा है। तो यहां मैं लिख देता हूं बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम इज गैनीमीड। बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज गैनीमीड। और गैनीमीड किसका नेचुरल सैटेलाइट हुआ? गैनीमीड जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट हुआ है। और क्या है इसके पास? इट इज ऑल्सो नोन एज लॉर्ड ऑफ द हेवन। इसको स्वर्ग का भगवान भी कहा जाता है, लॉर्ड भी कहा जाता है जुपिटर को। ओके, अब हम बात करते हैं सैटर्न के पास जो शनि ग्रह है, बहुत ही प्यारा दिखता है। जब हम इसको देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको देखने के बाद बहुत ही खुशी महसूस होती है, आनंदित महसूस करता है इंसान, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? छल्ले हैं, चक्र बने हुए हैं। और ये जो रिंग्स जो बनी हुई हैं, ये रिंग्स किस चीज की बनती हैं? रिंग्स बनती हैं गैसेस की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन, ये सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स हैं, रिंग्स और भी प्लेनेट के पास हैं, लेकिन सैटर्न के पास ज्यादा रिंग्स हैं। और ज्यादा रिंग्स होने की वजह से सैटर्न बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट दिखाई देता है, ब्यूटीफुल प्लेनेट दिखाई देता है। ठीक है, और अभी मैं बता रहा था कि और भी प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ रिंग्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो अगर हम आउटर प्लैनेट की बात करते हैं जिसमें जुपिटर भी आ जाता है, जिसमें सैटर्न भी आ जाता है, जिसमें यूरेनस भी आ जाता है, जिसमें नेपच्यून भी आ जाता है, तो इन सभी के चारों तरफ रिंग्स बने हुए हैं। लेकिन सैटर्न के चारों तरफ ज्यादा है ये रिंग्स, इसी वजह से सैटर्न के चारों तरफ क्लियरली विजिबल हो जाते हैं और सबसे प्यारा बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से प्लेनेट के चारों तरफ रिंग्स है, विच प्लेनेट है
सराउंडेड बाय द रिंग्स, तो नाम हम लिखेंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो सैटर्न इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटीफुल प्लेनेट ड्यू टू द रिंग्स अराउंड इट। इसके चारों तरफ छल्ले होने की वजह से, रिंग्स होने की वजह से सैटर्न जो है सबसे अच्छा प्लेनेट दिखाई देता है, सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट दिखाई देता है। उसके बाद है यूरेनस, सेवंथ प्लेनेट है हमारा यूरेनस। यूरेनस इज अ टिल्टेड प्लेनेट। टिल्टेड कैसे है? टिल्टेड का मतलब जैसे अगर हम सभी प्लैनेट्स को एक लाइन में बात करते हैं, ये एक लाइन है तो सारे के सारे प्लैनेट ऐसे एक लाइन में है, लेकिन वो थोड़ा सा झुका हुआ है, नीचे की तरफ है। तो ये आ गए हमारे प्लैनेट, इधर है हमारा यूरेनस और उसके बाद इसी लाइन में आगे आके आ जाता है हमारा नेपच्यून। तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है, तो झुका हुआ ग्रह भी इसको बोलते हैं, टिल्टेड प्लैनेट भी इसको बोला जाता है, जिसका नाम क्या है? यूरेनस। अब कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं दोनों की। पहला है, अब देखो हमने अभी 8 प्लैनेट्स की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी थे उनके बारे में बातें की है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जो आपने मुझसे नहीं पूछा, अभी तक कमेंट नहीं किया। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में मुझसे पहले आ जाना चाहिए था कि जो 8 प्लैनेट्स हैं ये बार बार मूव करते हैं, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर जब लगाते हैं तो कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, कौन सी डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं? अब मान के चलते हैं कि किसी को हो जाता है बुखार, क्या हो जाता है? बुखार, और इंसान ठीक नहीं हो रहा, तो कहां जाएगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा? लगा देगा इंजेक्शन। और इंजेक्शन कहां लगाएगा? नस के अंदर। नस के अंदर इंजेक्शन लगता है ना, और जैसे ही इंजेक्शन लगा और हम एकदम से खड़े हुए, खड़े होते हमें क्या आते हैं? चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हम इनको भी अब इंजेक्शन लगा देंगे दोनों को। दोनों का मतलब क्या है? जिसके नाम के अंदर मिल जाए नस, उसको लगा देंगे इंजेक्शन, और इंजेक्शन लगाते ही इनकी डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाएगी, ये उल्टा घूमना शुरू हो जाएंगे, इनको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, और बाकी के जो 6 प्लैनेट है वो अपनी डायरेक्शन में घूमते रहेंगे, ये दोनों दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब देखते हैं इंजेक्शन लगाने के बाद, नस में इंजेक्शन लगाने के बाद इनकी डायरेक्शन क्या हो गई। तो यूरेनस एंड नेपच्यून रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की ही डायरेक्शन में यूरेनस और नेपच्यून रोटेट करते हैं, और घड़ी की डायरेक्शन क्या होती है? घड़ी की डायरेक्शन होती है वो ईस्ट से शुरू होके वेस्ट की तरफ चलती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन से प्लेनेट घूमे? जिनके नस में इंजेक्शन लगा दिया, जिनके नाम के पीछे नस लग गई, यानी कि वीनस, यूरेनस। इसको दूसरे तरीके से हम याद कर सकते हैं कि एक आगे से दूसरा, एक पीछे से दूसरा। अगर आगे से दूसरा की बात करें, पहला कौन सा था? मरकरी, दूसरा वीनस, तो आगे से दूसरा। पीछे से अगर हम दूसरे की बात करते तो पीछे से दूसरा मतलब पीछे से कौन सा था? पहला नेपच्यून, दूसरा यूरेनस, तो आगे से भी दूसरा, पीछे से भी दूसरा। या जिनके नाम में नस वर्ड आ जाए तो यूरेनस, वीनस, तो जिनमें नस आ गई वो दोनों ही, या शुरू का पहला और आखिरी का पहला, ये दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है ईस्ट टू वेस्ट। और बाकी के जो 6 प्लैनेट बच गए वो कहां घूमेंगे? वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, दक्षिण आवर्त घूमेंगे, वो घड़ी की दिशा के उल्टी दिशा में घूमेंगे, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। बाकी की वीडियो जो इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। अब आज की वीडियो के अंदर जितना भी कंटेंट मैंने बताया, जितनी भी चीजें मैंने बताई, जो फैक्ट्स के बारे में बताया, वो फैक्ट्स आपको कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, यहाँ पर जो भी चीजें बताई गई वो कैसी लगी, और आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना, और अगली वीडियो आप तक मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में ब्लिंक कर जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर देना।
तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी की वीडियो अगले पार्ट में कंप्लीट करते हैं।